हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी सबकी अच्छी चल रही है? बिल्कुल अपने नए अंदाज में आप लोग एकदम लगे हुए हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको किसी भी तरह से, जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट में अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी आपत्ति हो तो आप टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप पे कहीं भी आप लोग या कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बहुत सारे दिनों से कमेंट्स आ रहे थे और लोगों ने मेरे पर मैसेज भी किया, कॉल भी किया कि सर ज्योग्राफी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। दोस्तों ज्योग्राफी का मैंने 5 लेक्चर डाला हुआ है जो बिल्कुल बेस है। आपको लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जीएमटी क्या होता है, इंडियन मेरिडियन टाइम क्या होता है, मैंने सब पर आपको फोकस्ड में मैंने बेस वहाँ दिया था। कुछ लोगों ने कहा सर हिमालय कब शुरू होगा। दोस्तों यही एक गलत ट्रेंड है पढ़ाने का अभी तक, जो मार्केट में जो प्रचलित है कि भारत के परिचय के बाद अक्षांश देशांतर भारत का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये विस्तार पढ़ाने के बाद तुरंत हिमालय स्ट्रक्चर्स को समझा दो। अरे मेरे दोस्तों समझो मेरी बात को, मैं हिमालय को पढ़ा करके क्या आपको समझा सकता हूँ? सिर्फ यही कि ट्रांस है, ग्रेटर है, मिडिल है, शिवालिक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा है, नीचे प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, फिर दोनों नीचे पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, सारी पहाड़ियाँ। ठीक, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुरी और गारो, खासी, जयंतिया। मेरे दोस्तों यही ज्योग्राफी नहीं है, इट्स नॉट अ ज्योग्राफी, ये सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस है। जब तक हम उसके गहनतम पार्ट को टच नहीं करते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। बिना मानसून समझाए मैं कैसे समझा सकता हूं आपको कि उत्तर भारत में ज़्यादातर वर्षा होता है और उसी वर्षा के कारण दोस्तों जलोढ़ मृदा का विकास होता है। और जलोढ़ मृदा में जो भाभर, तराई, बांगर और खादर आप सॉइल पढ़ते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल, कहाँ से समझ पाओगे आप? हिमालय का मानसून पे क्या रोल है ये आप कैसे समझ पाओगे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस प्रकार से उत्तरी भारत के विशाल मैदान में शीतलहर का प्रकोप जारी करता है, कैसे समझ पाओगे आप? नहीं समझते हो। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज वे में आप टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए और अपने आप को इस मार्केट के ओरिएंटेड अपने आप को मत बनाओ, एग्जाम के ओरिएंटेशन से आप बनाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक की शुरुआत करूंगा वो टॉपिक है मानसून। उस टॉपिक है मानसून और मानसून की आज हम बिल्कुल पृष्ठभूमि से स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, इस मानसून को समझने के लिए मैंने देखा है 99% टीचर्स मानसून जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो मेरे अनुसार इंडियन ज्योग्राफी को पहले पढ़ाना ही नहीं चाहिए। पहले तो यही गलत है। पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करो और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का सेगमेंट जब समाप्त होता है तो बच्चे का पूरा बेस क्लियर हो जाता है। कौन पवन, कौन सी व्यापारिक पवन, कौन पछुआ पवन, कौन पोलर विंड्स, कौन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तब समझ में आता है। कौन टेम्परेट साइक्लोन है। ठीक है, तब जाकर के अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझाने लगा, अगर आपको साइक्लोन के बारे में पता नहीं है तो आप टेम्परेट साइक्लोन के बारे में कैसे बताओगे? कैसे आपको मैं बताऊंगा कि मेडिटेरेनियन सी से अर्थात भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्वरूप लेके आती हैं और भारत में वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को क्या लिख रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? इस टाइप से पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज आइए मानसून को समझने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है पहले उस पर काम करेंगे, इसके बाद मानसून आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखो ये है मानसून शब्द, एकदम अच्छे से आपको समझना है मानसून क्या है। और इस मानसून के साथ साथ हम थोड़ा सा आज बेसिक डिस्कशन करेंगे जलवायु क्या है। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट्स। ठीक है, इन्हीं बेसिक चीज़ों पर पहले काम करते हुए हम चलेंगे, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर्स में मैंने पूरा ओवरव्यू दिया हुआ था इंडियन ज्योग्राफी को कैसे समझाया जाएगा।
लेकिन आज वो वक्त आ चुका है और आज वो समय भी आ चुका है कि दोस्तों हमें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को आप लोग बिल्कुल, कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मानसून शब्द, ये मानसून है क्या और मानसून कैसे आता है और किस प्रकार से आता है, तो समझने की कोशिश करिएगा। मानसून शब्द एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। मानसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये अरेबियन लैंग्वेज का एक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून शब्द। और अरबी भाषा के यह मौसम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है मेरे दोस्तों? मौसम शब्द से बना है। ठीक है, आपको एक बात समझ में आया कि सर मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है ऋत्विक परिवर्तन। ऋत्विक, दोस्तों हिंदी में कहीं गलत होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। सीजनल चेंजिंग, ऋत्विक परिवर्तन। ओके, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थात ऋतुओं के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अर्थात ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन का सेंस सर क्या निकल के आया, तो ध्यान से सुनिएगा। ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन का मतलब है कि जैसे बोलता है ना कि मौसम की तरह बदल तो न जाना, ऐसा आप लोगों ने एक सॉन्ग भी सुना होगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हुए इसको समझेंगे कि ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन का मतलब क्या है। अर्थात हर दिन अपना निर्णय बदलता हो, अर्थात दिन प्रतिदिन घंटे प्रति घंटे बदलने वाली समस्त परिघटना मौसम कहलाती है। ठीक है, बोलो मेरे दोस्तों, ये मानसून है। मानसून शब्द इसी से बना है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है और मौसम का सेंस होता है ऋत्विक परिवर्तन। अर्थात इसी को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? मौसम शब्द से नाम से जानते हैं। बोलो मेरे दोस्तों, यही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है, वेदर कहलाता है। कोई दिक्कत? बताओ मेरे को। मानसून की निष्पत्ति किस वर्ड से हुआ है? अरबी भाषा के लैंग्वेज से हुआ है। अरबी भाषा के लैंग्वेज में किस भाषा से हुआ है? मौसम शब्द से हुआ है। मौसम का सेंस क्या होता है? ऋत्विक परिवर्तन। ऋत्विक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? दिन प्रतिदिन अर्थात घंटे प्रति घंटे बदलने वाली समस्त परिघटनाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? मानसून से संबंधित है। और इन्हीं परिघटनाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। देखो दोस्तों, टॉपिक को हम डेप्थ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल जो भी बच्चा है जियोग्राफी ऑप्शनल या पीजीटी टीजीटी लेवल पे इसको देख रहा होगा, उसके लिए बेहद लाभदायक भी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर उतना ही हद तक ले जाने की कोशिश करेंगे जिस हद तक आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो इसमें मैं जितना डुबाऊंगा आप उतना डूबते चले जाओगे। अब अच्छे से सुनिएगा। देखो दोस्तों, एक दूसरा वर्ड यहीं पर निकला, जलवायु अर्थात क्लाइमेटोलॉजी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? क्लाइमेटोलॉजी। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं टप करूंगा तो आप लोग बिल्कुल भड़कने की कोशिश मत करिएगा। मैंने आपको अच्छा से समझाया था। ठीक है, जलवायु की इंग्लिश होती है क्लाइमेटोलॉजी। और जलवायु का तात्पर्य क्या होता है? जलवायु शब्द का ओरिजिनल फॉर्मेशन किससे हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जलवायु शब्द किससे बना है दोस्तों? क्लीमाटा शब्द से बना है। किससे बना है? क्लीमाटा शब्द से बना है। और मैंने बोला था दोस्तों आपको, ध्यान से सुनिएगा, कि अक्षांश क्या होता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। लेकिन मैंने उसमें एक वर्ड जोड़ा हुआ था कि विषुवत रेखा को आधार मानते हुए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ नापी गई कौन सी दूरी, मेरे को बताओ। जब भी कोई सर्कुलर पाथ पर कोई भी चीज़ मोमेंटम करती है तो इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ नापी गई कोणीय दूरी को ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। एक बात याद रख लिया आप, बोलिए। अब समझना, क्लीमाटा का सेंस क्या होता है? क्लीमाटा का सेंस होता है ग्रुप ऑफ लैटिट्यूड अर्थात अक्षांशों का समूह।
क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अक्षांशों का समूह, अक्षांशों का समूह। अब अच्छे से सुनिएगा, ग्रुप ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशों का समूह। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ये किसी अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसी अक्षांश की परिघटना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो सर क्लाइमेटोलॉजी क्या है? देखो दोस्तों, इसी पर दो कॉन्सेप्ट है। कोपेंस का जलवायु वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिवार्था महोदय का आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रिवार्था महोदय ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इस नाम को आप लोग बिल्कुल मत लेकर के आप लोग टेंशन पाल लिए कि सर ट्रिवार्था क्या है, कोपेन क्या है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, ठीक। मैं सोचूं मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन बदलने वाली एक परिघटना है। जबकि क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी क्या है? जलवायु क्या है? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, क्लाइमेट को कहते हैं, यह एक क्लिमाटा शब्द से बना है, अक्षांशों का एक समूह है। अर्थात जिस अक्षांश पर यह दिखेगा उस अक्षांश पर लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अर्थात यह एक नियत परिघटना है, अर्थात फिक्स्ड परिघटना है। और यह फिक्स्ड नहीं है, यह चेंजेबल परिघटना है। नहीं समझ में आया? मुझे लगा अब मेरी बात को समझना। नहीं समझा? अब समझने की कोशिश करो। क्लाइमेटोलॉजी ट्रिवार्था महोदय के अनुसार क्लाइमेट इज द एग्रीगेट ऑफ वेदर एंड 30 to 35 ईयर्स। जलवायु मौसम का समग्र है। कितने वर्षों का? 30 से 35 वर्षों का समुच्चय है, समग्र है, एग्रीगेट है। अभी भी नहीं समझा? अब समझना। मुझे लगा कि नहीं समझेगा। देखो दोस्तों, इस मौसम और क्लाइमेटोलॉजी को आप लोग बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो तो सिर्फ एक चीज़ को समझना, यह अक्षांशों का समूह है। अर्थात यह देखो दोस्तों, यह क्या है? दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे बदलने वाली परिघटना है। अर्थात दोस्तों, इसको मैं अगर फिर से मैं मिटाता हूँ और एक तरफ लिखता हूँ मौसम और एक तरफ लिखता हूँ जलवायु, तो आपको शायद मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आपके लिए संभव होगा। ध्यान से सुनना, अगला है मौसम और इधर है जलवायु। एकदम अच्छे से समझिएगा, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, कैसे है, क्यों है। देखो दोस्तों, मौसम क्या है? यह एक दिन प्रतिदिन बदलने वाली घटना है। दिन प्रतिदिन परिवर्तित होने वाली घटना है, परिवर्तित होने वाली परिघटना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पर समझना मेरे दोस्तों, अगर ये दिन प्रतिदिन बदलती है तो दोस्तों बताओ मेरे को, यह नियत है या नियत नहीं है? यह अल्पकालिक है या दीर्घकालिक है? दोस्तों, मौसम एक शॉर्ट टर्म्स, यह एक अल्पकालिक परिघटना है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, जलवायु क्या है? जलवायु एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लंबे समय के बाद परिवर्तित होती है, ठीक है। इसीलिए इसको अपरिवर्तनशील माना जाता है। बात को ध्यान से समझना। तो दोस्तों, अगर मैं मौसम को कुछ समय के लिए और जलवायु को कुछ समय के लिए आपको अगर मैं समझाऊं तो आप खुद ही इसका डेफिनेशंस बना लेना कि मौसम, अगर मैं मौसम को लिख लूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ GF और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाइफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब समझना, देखो, गर्लफ्रेंड को मैं डेली बदल सकता हूँ, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए तो गाना निकल के आया, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। बिल्कुल एग्जैक्ट है। मौसम क्या है? एक गर्लफ्रेंड है। जलवायु क्या है? एक वाइफ है। ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना। जैसे मान लो मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझाया कि मेरे पास, सपोज करो मेरे पास 4 गर्लफ्रेंड है, A, B, C, D। ध्यान से सुनिएगा, इन चारों को मैं अपना अपना टाइम देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इन चारों गर्लफ्रेंडों में जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता, मैं जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँगा, जैसे मान लो मैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे रहता हूँ इसके साथ, सेकंड नंबर पे रहता हूँ इसके साथ, थर्ड नंबर पे रहता हूँ इसके साथ, 4 नंबर पे रहता हूँ इसके साथ,
तो मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा कम टाइम मैंने किसको दिया? इसको दिया, उसके बाद इसको दिया। सबसे ज़्यादा टाइम मैं किसको दे रहा हूँ? बी, क्योंकि स्मार्ट थी, मेरे लायक थी। बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए मैंने बी को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया अपनी लाइफ में। दोस्तों जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा रहूँगा, अगर इन चारों को एक साथ मैंने रखा, अगर इन चारों में मैंने अपने आप से मैंने सोचा कि यार चारों में सबसे ज़्यादा बेटर मेरे लिए वही है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा वक्त देता हूँ, तो इन चारों का मैंने क्या निकाला? औसत निकाला कि चारों में सबसे ज़्यादा मैं किसके पास रहा, औसत निकाला। अर्थात ये चारों क्या हैं? गर्लफ्रेंड को मैंने क्या बोला? मौसम। ध्यान से सुनना, यहीं से कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है। चार हैं, चारों को मैंने अपने आप से एवरेज निकाला, औसत निकाला। चारों में मैं सबसे ज़्यादा अगर अपने आप से औसत निकालो तो मैं सबसे ज़्यादा एक के साथ रहा, बी के साथ रहा। तो चारों औसत को मैं निकाला और चारों औसत में मैंने सबसे ज़्यादा जिसके साथ रहा वह क्या था? बी। इसलिए मेरे दोस्तों मैं बी को ही अपना क्या बना लिया? लाइफ पार्टनर, अर्थात क्या बना लिया? वाइफ। कोई दिक्कत? अब समझना। देखो दोस्तों, मौसम दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे बदलने वाली एक परिकल्पना है, जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म पे बदलती है। वाइफ को आप डेली नहीं बदल सकते, गर्लफ्रेंड को बदल सकते हो, बदल के देखना क्या होगा। कोर्ट, तहरीर, कोर्ट, ये मुकदमा, ये मतलब इधर उधर आप चक्कर काटना शुरू हो जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनना, जब भी इसके साथ छेड़खानी होगा आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओगे। इसलिए देखो, जब भी जलवायु के साथ छेड़खानी होती है ना, लोग हॉस्पिटल दौड़ने लगते हैं। देखो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोरोना का कारण था। कोरोना क्या है? क्लाइमेट चेंज का ही परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील रिजल्ट था। समझ में आया? इसके साथ छेड़ोगे तो बर्दाश्त, इसके साथ कुछ भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोर्ट कोई तहरीर नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनना, इसको मैंने क्या बोला दोस्तों? यह समस्त मौसम, ये देखो, ये भी मौसम, ये भी मौसम, ये भी मौसम, ये भी मौसम, क्योंकि गर्लफ्रेंड क्या है? मौसम है। मैंने यही बोला, ये चारों गर्लफ्रेंड मेरी मौसम की तरह थी। इन पूरे मौसम का मैंने क्या निकाला? औसत निकाला। औसत निकालने के बाद मैंने देखा सबसे ज़्यादा मैं किसके साथ रहा? इसके साथ। इसलिए यही मेरी क्या बन गई? क्या बन गई? वाइफ। इसलिए जलवायु क्या है? मौसमी दशाओं का औसत है। बोलो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत आपको? मौसमी दशाओं का औसत है, मौसमी दशाओं का औसत है। कितने साल का? यह त्रिवार्था महोदय के अनुसार 30 से 35 वर्षों का औसत होता है। 30 से 35 वर्षों का औसत होता है, औसत होता है। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, 30 से 35 वर्ष बाद ही कोई ना कोई अगर वाइफ गुजर गई, मान के चलो सपोज दैट, तो दूसरी शादी कर लेंगे। उसके गुजरने के बाद, उसके होते वक्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक के होते वक्त दूसरा रख सकते हैं, यहाँ एक के होते वक्त दूसरा अलाउ नहीं है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यह एक दीर्घकालिक परिघटना है। समझ में आया क्या? यह एक लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है। यह एक दीर्घकालिक परिघटना है, यह एक अल्पकालिक परिघटना है, क्योंकि हर दिन बदलते हैं। मैंने बोला वाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। एक के जीवन से ही जाने के बाद दूसरा हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जब एक चली गई तभी हम दूसरा ला सकते हैं, वैसा नहीं ला सकते। ध्यान से सुनिएगा। तो आपको परिभाषा बनाने आ चुका होगा कि सर इन्हीं मौसमी दशाओं का औसत लेते हैं और जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसी को, औसत को हम अपना लाइफ बना लेते हैं, वाइफ बना लेते हैं। इसलिए क्लाइमेट एक वाइफ है, मौसम एक गर्लफ्रेंड है। ओके, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में बदलती है। इसीलिए दोस्तों बहुत साल पहले क्या आया था? हिमयुग। अब क्या है? जलवायु परिवर्तन। देख रहे हो बार बार सम्मेलन हो रहा है। अभी अभी COP27 का सम्मेलन इजिप्ट, मिस्र में हुआ है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई। क्यों? जलवायु परिवर्तन का रिजल्ट है। इसलिए अब ध्यान से सुनना, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह वनस्पति का प्रतिनिधित्व करती है, कोपेन के अनुसार है। मैं यहाँ कोपेन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझिएगा यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? यह जलवायु का, यह वनस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि यह मेरे दोस्तों, यह सूर्यातप, यह होने वाली भौतिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। वनस्पति का सेंस क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, लोग बोलते हैं ना कि मैंने तेरे साथ, मैंने तुझे पाला, बड़ा पोषा, बड़ा किया,
और बड़ा होने के बाद तू किसी और के पास चली गई। होता है ना। तो जब बड़ा होता है ना, उसी समय डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे एक बीज है, बीज से क्या बना, छोटा पेड़, छोटा पेड़ से क्या बना, धीरे 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 एक वृक्ष बन गया, एक वृक्ष बन गया। और ये वृक्ष दोस्तों तुरंत सूख तो नहीं जाएगा, ये कई सारी जलवायु दशाओं से गुजरेगा। अर्थात यह वृक्ष इस बात का संकेत है कि यह कई सारे मौसमी दशाओं से गुजरा है। एक बीज बना, कहीं सूर्यातप ज़्यादा था, कहीं वर्षा कम, कहीं ज़्यादा, बीज से धीरे धीरे पेड़, पेड़ से धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लिया। अर्थात मेरे दोस्तों, एक छोटा सा बीज से वृक्ष बनने का सफर ही जलवायु है। बात को समझ गया होगा अच्छे से तो मेरी बात को बताना। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत? अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा कई सारे मौसमी दशाओं से गुजरा, कहीं ठंडी कहीं वो, लेकिन दोस्तों आज वो बालक बन गया। अब उसमें किसी तरह की चेंजिंग बहुत कम नहीं होगी, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद चेंजिंग आएगा। ठीक, जैसे उसके बियर्ड का आना, चेहरे पे दाढ़ी का आना, वो क्या है, वो क्या है, लंबे समय में परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक निश्चित समय के बाद, तो क्या है, जलवायु की दशाएं हैं। बात समझ गया? तो क्लाइमेट क्या है, एक सिंपल सा वे में समझो। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म में बदलने वाली परिघटना है। यह वनस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अभी जैसे बताओ मेरे को, अगर मैं पूछूं कि उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में क्या है, जलवायु है या मौसम है, तो हिमाचल प्रदेश में जलवायु दशाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम एक समान रहता है, बदलता नहीं है। बात को ध्यान से सुनना, वहाँ मौसम नहीं पाया जाएगा, वहाँ जलवायु की दशाएं पाई जाएंगी। जो भी बच्चा पीजीटी, जहाँ भी इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना, उस इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट में बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं और लोग भटक जाते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनना कि ये जो जलवायु है, हिमाचल प्रदेश में क्या पाया जाएगा, बताओ मेरे को? जलवायु, क्योंकि वहाँ हमेशा ठंडी का प्रकोप रहता है। उत्तराखंड में क्या पाया जाएगा? जलवायु। इलाहाबाद में क्या पाया जाएगा? मौसम। बिहार में क्या पाया जाएगा? मौसम। बुलंदशहर में क्या पाया जाएगा? मौसम। बरेली में क्या पाया जाएगा? मौसम। कन्नौज में क्या पाया जाएगा? मौसम। लेकिन दोस्तों जलवायु कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर परिघटनाएं चेंजेबल नहीं होती हैं। बात समझ गया? अगर जैसे मान लो मैं डेली आ रहा हूँ घर पे, ठीक, सपोज करो मेरी शादी हो गई, ठीक, एक ही वाइफ के साथ मैं डेली मिल रहा हूँ, एक ही जैसी परिघटनाएं तो मेरे साथ डेली हो रही हैं, चेंज तो नहीं हो रहा है ना। तो क्या है? जलवायु। अगर मैं एक दिन आया दूसरी, अगले दिन आया दूसरी, अगले दिन आया तीसरी, मौसम। बात समझ गया क्या? इससे सिंपल से तरीका से मैं कैसे समझाऊँ आपको? कोई दिक्कत? बोलो मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग अच्छे से नोट करो। और आओ अब मैं इस बात को थोड़ा सा मैं डेप्थली इसके लिए बैकअप के रूप में लेता हूँ कि क्या क्या मुझे समझाना है और क्या क्या नहीं समझाना है। ये मौसम और जलवायु में आपको अंतर मैंने स्पष्ट किया, ठीक है। अब देखो, समझना मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, इस मानसून को पढ़ने के लिए अच्छे से समझना, इस मानसून टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें आना चाहिए दोस्तों पवन क्या है, और पवन और हवा में, विंड और एयर में क्या अंतर है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक, एयर की कोई, जैसे घर में चल रहा है फैन चल रहा है, तो ये क्या है, आप मेरे को बताइए क्या है, विंड है या एयर है? सर ये बोलते हैं ना पंखा हवा नहीं दे रहा है। क्यों हवा बोलते हैं इसको, पंखा पवन नहीं दे रहा, नहीं बोल सकते क्या? नहीं, क्योंकि दोस्तों विंड जो पवन होती है, पवन की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित डायरेक्शंस के साथ वो फ्लो होती है, जबकि हवा की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। बात समझ गए? इसीलिए पंखा की कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए पंखा हवा देता है ना कि पवन देता है। तो ये बेसिक चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, इस मानसून को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर को समझना पड़ेगा और टेम्परेचर्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसलिए आइए दोस्तों हम समझाते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बनाइएगा। देखो दोस्तों, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब सूर्य ध्यान से सुनना, सूर्य जिस प्रदेश में लंबवत होगा, लंबवत का सेंस क्या है अभी मैं इसको समझाऊंगा। मतलब सूर्य जिस प्रदेश में होगा, बात समझ गया? सूर्य जिस प्रदेश में परपेंडिकुलर होगा, सूर्य जिस प्रदेश में होगा, सेंस ये है, सूर्य जिस प्रदेश में लंबवत होगा वहाँ पर तापमान क्या होगा? तापमान अधिक होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तापमान अधिक होगा, एकदम सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ और सिंपल से आपको समझना होगा। सूर्य जिस प्रदेश में लंबवत होगा वहाँ पर तापमान अधिक होगा। इट्स ओके? हैव यू एनी प्रॉब्लम? जल्दी से कमेंट करो, नो प्रॉब्लम।
देखो जब तापमान अधिक होगा, अब मेरे को बात को ध्यान से सुनना, जैसे ध्यान से सुनो, जैसे एक गर्मी है और यहाँ पर खूब सारा सूर्य एकदम टेम्परेचर है, मतलब सूर्य एकदम लंबवत है मेरे सर के ऊपर, और एक घर में 10 लोग बैठा हुआ है। जब सूर्य जैसे जैसे और गर्मी बढ़ती चली जाएगी, हम लोग पास चिपक के बैठेंगे या दूर भागेंगे? दूर भागेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, एक जगह चिपकना पसंद नहीं करते हैं। तो जिस लैंड पर सब लोग पहले चिपक के बैठे, जिस जमीन, जैसे मान लो सोफे पर जिस लोग बैठे होंगे, खूब गर्मी होगा, तो गर्मी होगा तो पास पास रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब क्या है, उस सोफे पर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। गर्मी के समय में सोफे पर प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि लोग दूर दूर भागना चाहेंगे। इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना कि जब तापमान अधिक होगा, तो जब तापमान अधिक होगा तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पर प्रेशर, एकदम अच्छे से सुनिएगा, प्रेशर इस प्रदेश में क्या होगा? लो प्रेशर होगा, निम्न वायु दाब होगा। बात को ध्यान से सुनना, टेम्परेचर्स का हमेशा वायु दाब के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी अप्लाइड फिजिक्स पर चलती है, कितना आपको व्यवहारिक फिजिक्स आता है उस पर काम करती है। ज्योग्राफी में तापमान का प्रेशर से बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है, तापमान ज़्यादा तो प्रेशर कम। अब ध्यान से सुनना, जब लो प्रेशर होगा, अर्थात जब प्रेशर लो हुआ, प्रेशर लो क्यों हुआ? क्योंकि लोग अपनी जगह से उठने लगे, लोग अपने अपनी जगह से छोड़ने लगे। अर्थात दोस्तों, जब तापमान अधिक तो लो प्रेशर, और जब लो प्रेशर होगा तो वायु का आरोहण होगा, वायु का आरोहण होगा। शायद मैं हिंदी सही लिख रहा हूँ। वायु का आरोहण का मतलब है दोस्तों, वायु ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और जब वायु ऊपर की तरफ उठने लगेगी, यहीं से कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, मान लो, देखो इस पूरे पृथ्वी के पारितंत्र को एक क्लोज सिस्टम के तहत माना गया है, एक बंद पारितंत्र, एक बंद जैसे गैस सिलेंडर है उसकी तरफ इसको माना गया है। अब ध्यान से सुनना, अगर पिस्टन को, अगर बंद सिलेंडर के पिस्टन को हम दबाते हैं तो गर्मी बढ़ती है, और इस बंद पिस्टन को अगर मैं ऊपर उठाता हूँ तो दोस्तों धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, ऊपर आएगी। तो जब ऊपर आएगी तो क्या होगा? ठंडा होगा। बात समझ रहे हैं? इसी को बोलते हैं दोस्तों, एक पूरी पृथ्वी को हम रुद्धोष्म प्रक्रम की तरह ट्रीट करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं। बात को अच्छे से समझना, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे पाऊंगा, और न पूरे यूट्यूब पे आपको मिल पाएगा, न आपको कहीं भी मिल पाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। जब वायु का आरोहण होगा तो एडियाबैटिक हीटिंग होगी या एडियाबैटिक कूलिंग होगा? बात को ध्यान से सुनो। जब वायु ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक कूलिंग। ध्यान से समझना। अब आप लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लिंक करोगे तो हमेशा कन्फ्यूजन रहोगे। मेरी बात को सुनो, जब वायु ऊपर की तरफ उठेगी, जैसे मान के चलो एक बंद पिस्टन है और एक बंद पिस्टन को मैंने ऐसे दबाया है तो एकदम तापमान, एकदम बंद पिस्टन एकदम गर्म है, और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ, जैसे मान लो किसी पर्सन को आप ऊपर से दबाए हुए हो, और जैसे जैसे आप हटोगे वैसे वैसे क्या कूल महसूस करेगा। वैसे ही दोस्तों ऊपर से इस दाब को हटाओगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ हवा जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों एडियाबैटिक कूलिंग होगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो, और जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो दोस्तों गर्म होगी, इसलिए एडियाबैटिक हीटिंग। इस वर्ड को याद रखिएगा, रुद्धोष्म शीतलन और रुद्धोष्म उष्मण, ये दोनों चीज़ याद रखिए, एडियाबैटिक हीटिंग एंड एडियाबैटिक कूलिंग। मेरी बात को समझ गया क्या? देखो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में कितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। सूर्य जिस क्षेत्र में लंबवत होता है वहाँ तापमान अधिक, प्रेशर कम, वायु का आरोहण ऊपर की तरफ होगा, एडियाबैटिक कूलिंग होगा। तो इस प्रदेश में ध्यान से सुनना, क्या होगी? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा की सिचुएशंस यही इंपॉर्टेंट है। वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं पूछ सकता है कि जिस प्रदेश में वर्षा होगी वहाँ क्या होगा? वायु का आरोहण, वायु ऊपर की तरफ उठेगी, वायु नीचे की तरफ, वायु का अवरोहण होगा, वायु का आरोहण होगा। एडियाबैटिक हीटिंग या एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक कूलिंग के माध्यम से क्या होती है? वर्षा होती है। बात को अच्छे से समझ गया क्या? रुद्धोष्म शीतलन की प्रक्रिया के तहत ही वर्षा संभव हो पाती है। आगे समझना, अगर सूर्य जिस प्रदेश में लंबवत नहीं है वहाँ पर क्या होगा? अगर मान लो ये लंबवत नहीं है, तो फिर क्या कैसी सिचुएशन क्रिएट होगा?
तापमान मेरे दोस्तों क्या होगी, कम होगा, और तापमान कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब इसी को ठंडी के सिचुएशन से क्रिएट करो। जब ठंडी का दिन होगा तो लोग खूब चिपक चिपक के बैठना चाहते हैं। एक सोफे पर 10 लोग बैठ जाएंगे क्योंकि ठंडा लग रहा है। तो ठंडे पर सोफे का प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ, सोफे का प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। इसलिए ध्यान से सुनना, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, और जब हवा ठंडी होती है तो नीचे की तरफ बैठती है, और नीचे की तरफ बैठने को ही हाई प्रेशर का बेल्ट बोलते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वायु का अवरोहण होगा। क्या होगा, वायु का अवरोहण होगा, और इस प्रदेश में दोस्तों एडियाबैटिक हीटिंग होगा। और एडियाबैटिक, देखो दोस्तों याद रखना, बच्चा एडियाबैटिक हीटिंग समझ करके वर्षा पर तुरंत क्लिक करता है, क्योंकि जब हीट होगा तो यहाँ से वो लिंक बैठाना शुरू कर देता है, इसलिए दोस्तों फ्लॉप कर जाता है। कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। एडियाबैटिक हीटिंग का मतलब है पूरी पृथ्वी के पारितंत्र को पूरे पृथ्वी के पारितंत्र को एक बंद पारितंत्र की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए क्लोज सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। और क्लोज सिस्टम में जब कोई भी चीज़ ऊपर उठती है तो वो कूल करती है, और कोई भी चीज़ नीचे बैठती है तो हीट करती है। आप जो भी लोग फिजिक्स का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा एडियाबैटिक हीटिंग अर्थात रुद्धूष्म उष्मण क्या होता है और रुद्धूष्म शीतलन क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया। सॉरी, एडियाबैटिक हीटिंग, इस प्रदेश में वर्षा नहीं होगा। मेरे दोस्तों आपको दिख तो रहा है ना, आप लोग अवश्य बताइएगा कि आपको देखने में किसी तरह से कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप लोग मेरे से एक्सप्लेन करना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बात समझ गए क्या आप लोग? बोलो मेरे भाई, कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताओ, आप लोग बोलो, समझ में? अगर ऐसे समझ लो यहाँ तक कोई भी दिक्कत, वायु का अवरोहण होगा। जब वायु ऊपर की तरफ जाएगी, उठेगी, तो वायु क्या होगी, हल्की होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, हल्की जाएगी तो चारों तरफ फैलेगी, और जब फैलेगी मेरे दोस्तों तो क्या होगा, ठंडा होगा। समझ गया? तो वायु का आरोहण से वायु ऊपर की तरफ जा करके हल्की और ठंडी हो जाती है। कोई दिक्कत? मेरे बात को ध्यान से सुनो, बताओ मेरे को, इसको मिटाओ, आप समझना अच्छे से। देखो दोस्तों, इस बात को आप लोगों ने समझ लिया कि सर जहाँ भी तापमान अधिक होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ भी तापमान कम होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2। इस 3 कॉन्सेप्ट पर ही मैं पूरे मानसून को समझा पाऊंगा, वरना मैं नहीं पढ़ा सकता। देखो दोस्तों, एक होती है पवन की डायरेक्शंस, विंड की डायरेक्शन, पवन की दिशा याद रखिएगा। पवन की दिशा हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे देखो, पानी का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक इसलिए पवन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें अब फेरल का लॉ में नहीं समझा सकता आपको, इसलिए पहले आपको सिंपल सा रूल, आपको जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो भी बन पाए उस पर मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना थोड़ा सा, कोरियोलिस बल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरियोलिस बल देखना, आधे से अधिक कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो जाएंगे। देखो दोस्तों, कोरियोलिस बल क्या है, इस बात को समझा रहा हूँ। कोरियोलिस फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स, छद्म बल है। छद्म का मतलब, स्यूडो का मतलब क्षणिक है, क्षणिक मात्र है, ये किसी पर निर्भर है तभी उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे होती है, एकदम अच्छे से समझिएगा। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान से सुनो दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, अगर पृथ्वी का घूर्णन समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर कोरियोलिस बल भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अर्थात आपको पता चला कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे होती है। सर पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है, कोरियोलिस बल। अगर यहाँ दे देगा पृथ्वी का परिक्रमा, आपके ऑप्शन में दे देगा। कितनी बार प्रश्न पूछा होगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग PCS IAS का, TGT PGT का पेपर उठा लेना।
कोरियालिस बल की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का परिक्रमा या पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। ओके, समझ गए। और इस पृथ्वी के घूर्णन से ही इसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोरियालिस बल एक स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, अर्थात इसका मतलब है दोस्तों एक छद्म बल है, एक छद्म बल है, अर्थात यह क्षणिक है, अर्थात यह किसी पर निर्भर होता है। पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, जो एक छद्म बल है। छद्म बल सर यह क्या करता है? सर यह है तो स्यूडो फोर्स, लेकिन यह पूरे अर्थ के मोमेंट को प्रभावित कर देता है, यह पूरे जलवायु दशाओं को प्रभावित कर देता है। कैसे? ध्यान से सुनना दोस्तों। अब अच्छे से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। कोरियालिस बल क्या है? एक स्यूडो फोर्स है, अर्थात छद्म बल है। यह करता क्या है, यह कैसे वर्क करता है, इस बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, मेरे पहले लेक्चर को समझना तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको समझाया था मेरे दोस्तों कि पूरे पृथ्वी को मैंने ये 3 लाइन बताए थे आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। मैंने 3 लाइन मैंने समझाया था। मैंने आपको समझाया था तीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है। मैंने इसको भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि दोस्तों एक बेड पर 3 भाई आपस में सोया हुआ है लिपट करके, तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसको होगी? चाहे चादर वो खींचे, चाहे चादर ये खींचे, बीच वाला हमेशा मज़ा में रहता है, इसलिए बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। आपको ये बात तो समझ में आ चुका होगा। अब बात को समझना दोस्तों। मैंने बोला था कि 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं गोलार्ध। तो इसके ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के गोलार्ध को हम लोग साउथ हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जब यह कोरियालिस बल, ध्यान से सुनिए, जब यह कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसका फंक्शन अलग होता है। जब यह कोरियालिस बल दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो इसका फंक्शन अलग होता है। इसी बात को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अच्छे से समझिए। देखो दोस्तों, मैं इसको 2 तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, यह कोरियालिस बल एक होता है उत्तरी गोलार्ध। पूरी पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हैं दोस्तों? हैं तो आपको समझना होगा। तीसरे गोलार्ध हिमालय को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भी बर्फ़ जमा रहता है। लेकिन बेसिकली कितने गोलार्ध हैं? 2 ही गोलार्ध हैं, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब यह पवन मैं बोल रहा हूँ, जब यह बल उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो यह अपनी मूल दिशा से, इस बात को याद रखिएगा, अपनी मूल डायरेक्शन से, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, अपनी मूल दिशा से किसको? पवनों को, छद्म बल है तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, विक्षेपित करेगा, घुमा देगा। अपने मूल दिशा से पवनों को दाहिनी तरफ विक्षेपित कर देता है। किधर? दाहिनी तरफ विक्षेपित करता है। कोई दिक्कत बताओ? वैसे ही दोस्तों, अगर कोरियालिस बल दक्षिणी गोलार्ध में लग रहा है तो यह अपनी मूल दिशा से किधर की तरफ विक्षेपित करेगा दोस्तों? बाईं तरफ। दोस्तों पूरा लिखना तो जरूरी नहीं है, पूरा यही है, बस आपको याद क्या रखना है कि दोस्तों अगर पवन उत्तरी गोलार्ध में है तो अपनी मूल दिशा से दाहिने की तरफ, अगर जाएगी ऐसे तो ऐसे की तरफ विक्षेपित हो जाएगा, अगर जाएगी ऐसे तो ऐसे की तरफ विक्षेपित हो जाएगा। एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इसको मैं कुछ एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखो दोस्तों, ये है 0 डिग्री और ये है उत्तरी गोलार्ध। अब मेरी बात को सुनना, अभी मैं समझा रहा हूँ। मान लो पवन जा रही है ऐसे जा रही है, लेकिन मेरे दोस्तों पवन ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो पवन अपनी मूल दिशा से दोस्तों ऐसे जा रही है, तो इसका यह बायां, इसका यह दायां, इसलिए मूल दिशा से किधर की तरफ विक्षेपित हो जाएगी? इधर की तरफ, ऐसी की तरफ विक्षेपित हो जाएगी। कोई आपको इसमें ऑब्जेक्शन? नो सर। अब ध्यान से सुनना, अगर यही पवन दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ आ रही है तो हम भी नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपनी मूल दिशा से बाएं की तरफ विक्षेपित हो जाएगी, इसलिए ये पवन इधर की तरफ विक्षेपित हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, किसी भी तरह से कोई भी कोरियालिस फोर्स समझने में आपको दिक्कत हुआ मेरे भाई? नहीं हुआ। अब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कोरियालिस बल या इसी को फेरेल्स लॉ बोलते हैं। फेरेल्स लॉ को हम आगे समझा देंगे अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो, लेकिन पहले आप कोरियालिस बल को अच्छे से समझ लीजिए। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, जो भी PCS, सुपर टेट, KBS जो भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए KBS सुपर टेट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो भी मेरे भाई PCS,
यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जिसका ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। देखो दोस्तों, इस कोरियालिस बल को मैं यहाँ समझाता हूँ और एकदम अच्छे से सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट है एफसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे। एफसी इज इक्वल टू साइन फाई। यहाँ मैं थोड़ा फिजिक्स का रूल मैंने अप्लाई किया है, लेकिन यही इसी पर पूरा चीज़ बेस्ड है। एफसी इज इक्वल टू साइन फाई। एफसी का मतलब है फोर्स ऑफ कोरियालिस इज इक्वल टू साइन फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू लैटिट्यूड, जहाँ फाई क्या है, अक्षांश है। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा, फाई मतलब क्या होता है, अक्षांश। अब ध्यान से समझिए, इसको मैं मिटाऊं, आप लोगों ने नीचे वाले पॉइंट को नोट कर लिया, अब ध्यान से समझिए। देखो, अगर मैं पूछूं आपको कि दोस्तों कोरियालिस बल का प्रभाव, अब एकदम एक पॉइंट को आप लोग यहाँ नोट करिएगा, और मैं जिस पॉइंट को नोट करा रहा हूँ इससे प्रश्न बना है, इसलिए मेरे पढ़ाने का तरीका बदल गया। ठीक, कोरियालिस बल, अब ध्यान से समझिए, कोरियालिस बल, यहाँ मैंने लिखा एक पॉइंट। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं आपके समझ प्रूव करते हुए लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कोरियालिस बल क्या है, एक छद्म है। छद्म अर्थात यह विक्षेपक बल है, हवाओं को अपनी मूल दिशा से विक्षेपित करती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में क्या करती है, दाएं की तरफ, अर्थात यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ हेमीस्फेयर में दाहिनी तरफ करती है, दाहिनी तरफ, और साउथ हेमीस्फेयर में बाईं तरफ रोटेट करती है। कोई दिक्कत मेरे भाई, बताओ यहाँ तक? 3 पॉइंट तो मैंने पीछे भी समझाया, चौथे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, कल से लेक्चर शुरू करेंगे बढ़िया से, लेकिन इसमें आपको मैंने बेस मुझे देना था, इसलिए समझाना था। ध्यान से सुनो, ये है दोस्तों 0 डिग्री, ये है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और ये है नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। मैंने क्या बोला दोस्तों, ये देखो 0 डिग्री, ये मान लो 23.5 डिग्री, ऊपर मान लो यहाँ पर 90 डिग्री पोल है, यहाँ मान लो 90 डिग्री पोल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एफ सी इजिकल टू साइन फाई मैंने लिखा दोस्तों। अगर एफ सी की जगह साइन फाई, फाई का मतलब होता है दोस्तों 0, और साइन जीरो का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, साइन 0 का मान होता है 0। बात को अच्छे से समझिएगा, अर्थात मेरे दोस्तों यहाँ मैंने क्या लिखा, रुक जाओ 1 मिनट, एफ सी इजिकल टू साइन फाई होता है, मैंने यहाँ क्या लिखा 0 डिग्री अक्षांश पर। इस बात को बहुत बखूबी से देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी आईएएस में एक बार पूछा तो सब लोग भौचक्का रह गए और टीचर्स भी इसको बस ऐसे ही रटा देता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझो। 0 डिग्री अक्षांश पर फोर्स ऑफ कोरियालिस क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 का मान 0, अर्थात मेरे दोस्त याद रखना 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर कोरियालिस बल लगता ही नहीं है। बात को समझ गया क्या आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात मेरे दोस्तों यहाँ पर समझो, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर ध्यान से सुनना, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल अर्थात फोर्स ऑफ कोरियालिस का मान क्या होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आपको? विषुवत रेखा पर क्यों होता है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर साइन 0 का मान 0, इसलिए यहाँ कोरियालिस बल काम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोस्तों कोरियालिस बल लगना शुरू हो जाएगा। अब इस बात को याद रखिएगा, 90 डिग्री अक्षांश पर मैं लिख रहा हूँ एफ सी इजिकल टू पोल पर साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, पोल पर आते आते विषुवत रेखा पर अर्थात यहाँ तक आते आते कोरियालिस बल मेरे दोस्तों, यहाँ पर हवाएं इतनी विक्षेपित हो जाती हैं, इतनी विक्षेपित हो जाती हैं मेरे दोस्तों, इतनी विक्षेपित हो जाती हैं कि यह अपने मूल दिशा के अर्थात यह बिल्कुल समानांतर की तरफ बहने लगती है। ऐसे इतना विक्षेपित कर देता है कि हवाएं समानांतर भू विक्षेपी पवन जियोस्ट्रॉपिकल विंड्स की तरफ फ्लो होने लगती हैं। बात समझ रहे हैं क्या? आपको सिर्फ क्या समझना है, ये समझना है मेरे दोस्तों कि फोर्स ऑफ कोरियालिस 0 डिग्री पर 0 होता है, काम ही नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पर काम न करने का सेंस क्या है, अर्थात हवाओं को जैसे चलती हैं वैसे ही चलने देता है, मुड़ ही नहीं पाता है। हवाएं मुड़ती कहाँ हैं मेरे दोस्तों, हवाएं सबसे ज़्यादा पोल पर घूमती हैं, क्योंकि साइन 90 का मान 1 और 0 और 1 इसी के बीच में तो सब कुछ होगा, बीच में 1/2 1/3 थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेगा। अर्थात एक आंसर क्या निकला, यूपीएससी का पेपर उठाना और देखना, लिखा था
ऑप्शन नंबर 1 में कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस बल का मान धीरे 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 बढ़ता है तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ध्रुवों पर कोरियालिस बल पवनों को अपनी तरफ ज़्यादा विक्षेपित करता है। बात करेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको? नो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल Fc = 0 अर्थात न्यूनतम कहना गलत होगा, होता ही नहीं है। और ध्रुवों पर, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्रुवों पर फोर्स ऑफ कोरियालिस अर्थात Fc = क्या होता है 1, क्या होता है अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम। बात समझ गया क्या? तो फोर्स ऑफ कोरियालिस कहाँ नहीं लगता है? इस पर हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे मेरे दोस्तों कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, क्यों इसको व्यापारिक पवन बोलते हैं, व्यापारी क्या सबसे ज़्यादा व्यापारियों ने क्यों इसको व्यापारिक पवन 0 डिग्री के आसपास चलने वाली पवन को क्यों व्यापारिक पवन कहते हैं। मेरी बात को समझना ध्यान से। मैं आज थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। कभी ज़िंदगी में रटने वाला सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं होता, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। इसको आप लोग रटने की प्रक्रिया में इतना ज़्यादा इसको र्यूमर फैला रखे हो कि बहुत टफ सब्जेक्ट। अरे क्यों टफ है? समझो मेरी बात। जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास, जब 0 डिग्री पर किसी भी तरह से, ध्यान से समझना, जब 0 डिग्री पर किसी भी तरह से कोरियालिस बल का प्रभाव लग ही नहीं रहा है, तो व्यापारी किस मार्ग से सबसे ज़्यादा व्यापार करना चाहेंगे? जहाँ पर हवा, जैसे मान के चलो जा रहा है इधर, हवा मार के लेके चली गई, फिर पीछे उस मार्ग से करना चाहेगा कि जहाँ पर जिस डायरेक्शन में चलना चाह रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। जहाँ पर कोरियालिस बल नहीं लगेगा, अर्थात जिधर जा रहा है उधर आराम से जाए, तो वह मार्ग क्या था? 0 डिग्री। इसीलिए दोस्तों इस प्रदेश में बहने वाली पवन को क्या कहा गया? व्यापारिक पवन। समझ गया क्या? और इसी व्यापारिक पवन का हम कॉन्सेप्ट पूरा उठा लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून और ब्रस्ट ऑफ मानसून और अक्टूबर हीटिंग, रिट्रीट ऑफ मानसून, सारा कॉन्सेप्ट तो इसी से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों उठाया। आपको जब तक व्यापारिक पवन नहीं पता होगा तब तक आप पूरे मानसून की संकल्पना को मृत प्राय बना करके उसको रटते रहेंगे। इसलिए दोस्तों मानसून की संकल्पना को जीवंत बनाना है तो इसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जरूरी है कि आपको सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। टेम्परेचर कहाँ अधिक होता है तो प्रेशर कहाँ लो होता है, कहाँ एडियाबैटिक हीटिंग तो कहाँ एडियाबैटिक कूलिंग होती है। एडियाबैटिक हीटिंग प्रोसेस से कभी भी वर्षा नहीं होती है। ये मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। और अभी मैंने आपको Fc = sin φ समझाया। कोरियालिस बल सबसे अधिक कहाँ लगेगा? पोल पर। सबसे कम कहाँ लगेगा? 0 डिग्री पर। इसीलिए मेरे दोस्तों व्यापारी जितने भी थे उस किस मार्ग का सबसे ज़्यादा चयन करते थे? 0 डिग्री का, क्योंकि इसमें हवाएं विक्षेपित नहीं होती थी, इसीलिए इस मार्ग को व्यापारिक पवन कहा गया। और सबसे ज़्यादा विक्षेपित किस मार्ग में होता था? 90 डिग्री। जाते 23 से हो जाते 23 से। बात समझ गया? कोई दिक्कत? तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मानसून, और मानसून में हम आपसे स्टार्ट करेंगे बेसिक सारी चीज़ों से। कल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। पहला क्या है? मानसून कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, दक्षिण पश्चिम मानसून और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। ग्रीष्मकालीन में होने वाली वर्षा और शीतकालीन में वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून पर 2 संकल्पनाएँ हैं, तापीय संकल्पना और गतिक संकल्पना, जिसमें हैली का तापीय संकल्पना और फोन का गतिक संकल्पना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसको। जो भी बच्चा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा, बस नेमिंग से प्रश्न आती है। तो गतिक संकल्पना फोन से है और तापीय संकल्पना हैली से है। इसमें हम ITCZ का कॉन्सेप्ट आता है गतिक संकल्पना में। तो उस कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा आपके सामने डिटेल में डिस्कशन करेंगे और किसी भी तरह से कोई भी आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, सबको गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके।